प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। और न्यू नावल की आज एपिसोड अपलोड होने लगी है, तो इस नावल को भी आपने वैसे ही रीड करना है जैसे मैं शैतान को किया था। और लास्ट में बताइएगा कि ये नावल कैसा लगा। नावल एहसास-ए-राह जिस्मा खान एपिसोड 1। अंकल कैसा है वो होश में आया है उसे। वो तड़पता हुआ कॉरिडोर में टहलते बेबस से बाप को मुखातिब करता है, जो बिगी पलकों से उसे देखकर दोबारा आईसीयू की तरफ देखने लगे, जहां मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। मगर वो पुरउम्मीद थे कि उनका खुदा शादी के 4 साल बाद पैदा होने वाला अकलौता बेटा कभी नहीं छीनेंगे। मतीन पैलेस का सबसे बड़ा और लाडला वारिस था, जो अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। दादू को इन्फॉर्म किया आपने। वो हिचकिचाकर पूछता जानता था कि जैसे उसमें पूछने की हिम्मत ना पैदा थी, इसी तरह वो भी बेबस ही थे, हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो टूटकर बिखर जाएंगे। यू नो दिस, कि तुम्हारे दोस्त में उनकी जान है। मुल्लब काटते इधर उधर चक्कर काटने लगे। मगर उनको इतला देना ज़रूरी है अंकल। वो अपना मोबाइल निकाल कर उनको कहता है तुम कर दो, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। वो उसको ही कहते हैं तो वो घर के नंबर पर कॉल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। किसी के फ़ोन उठाते ही वो लड़खड़ाते लहजे में सलाम करता है। आंटी आप हॉस्पिटल आ जाएं। एक्चुअली वो उनको सर पकड़कर उस गरीबी बेंच पर झुकता देखकर थोड़ा दूर जाकर इतला देने लगा। वो मजबूत असाब का मालिक हरगिज़ नहीं था, मगर खुद को मजबूत किए अपने दोस्त की ज़िंदगी के लिए दुआगो था। जबकि मतीन पैलेस में इस वक्त कहराम मच चुका था, सभी का दिल फटने के करीब आ चुका था। वो सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं, पूरे घर का जिगर गोशा था। वो सिर्फ अपनी दादी का ही लाडला नहीं था, बल्कि सबकी आंखों का तारा था। यही वजह थी कि सभी हॉस्पिटल जाने की तैयारियां करने लगे थे। सबका रो रो कर बुरा हाल होने लगा, लेकिन उसकी माँ एक मजबूत औरत थी, इसलिए खुद को संभालते सबको दिलासा देने में मसरूफ़ हो गई। अपने इकलौते बेटे को आईसीयू में मौत के साथ लड़ते हुए देखकर भी खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं कर रही थी, बल्कि सबको हर मुमकिन हद तक हौसला दे रही थी। शायद हौसला देने वालों से के हौसले बुलंद तरीन होते हैं। ऐ मेरे कॉलेज की बदतमीज़ लड़की हो, अपने इस आशिक को भी मुंह लगा लिया करो। राहेल ने हमेशा की तरह गाने का सत्यानाश किया, तो अशान ने उसके कंधे पर थापड़ रसीद किया। बड़ी टाइट हसीना है, फंसा ले तो मान जाऊं। सागर ने उसकी नज़रों के ताक़ब में देखकर कहा, तो वो मुंह बनाता है। कहाँ यार, जब तक ये मनहूस शक्ल साथ है ना, कुछ भी नहीं होना। वो साथ ही आ बढ़ता अपने साथ खड़े शाहवीर की तरफ इशारा करता है, तो तीनों उसकी फुलचड़ी पर हंस पड़े। उसका ताल्लुक सरगोदा से था और हर बात में अपनी तख्लीक करदा शायरी को लाजमी दरमियान में लाता था। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी सिफर के बराबर थी, मगर दूसरी सरगर्मियों में वह पेश रहता था। उसकी शायरी के चर्चे पूरे कॉलेज में थे, जिसकी ख़ास वजह ये थी कि वो पहले से तख्लीक करदा शायरी का सत्यानाश कर डालता था। तो मनहूस नालों कटवा। सागर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी तरफ से आला पाए का मजाक किया था, मगर सबकी अफसोस भरी नज़रों को देखकर कान खुजाकर रह गया। उसका तल्लुक किसी दूर दराज के देहात से था। वो अपने जागीरदार अमीर व कबीर बाप की ख्वाहिश की बिना पर यहाँ शहर में पढ़ने की गर्ज से आया था। अलबत्ता पढ़ाई में वो भी राहेल से कम नहीं था। 2 साल से लगातार फेल होता वो तारीख रकम करने की तवद्दुद में था। उसके नज़दीक इतनी ज़मीनों के होते हुए पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। यही वजह थी कि वो कॉलेज आकर भी गांव का एक देहाती ही बनकर रहता था। दूसरी जानब शाहवीर और अशान 5 साल से एक साथ थे। उनकी दोस्ती नहायत गहरी थी। वो दोनों का ताल्लुक नॉर्मल क्लास से था, जो ना ही ज़्यादा अपर क्लास थी और ना ही ज़्यादा मिडिल क्लास थी। दोनों पढ़ाई में टॉप पर थे, मगर उन चारों में ये कदर मुश्तरक थी कि वह सब बेहद शरारती, चुलबुले और फ्लर्टी किस्म के थे। उनकी ज़िंदगी का यही असूल था, खाओ पियो और ऐश करो। बहरहाल फ़िलहाल वो तमाम फ़िक्रों से आज़ाद एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। वैसे सुना है कि हमारी क्लास में 3-4 स्टूडेंट माइग्रेशन करवा कर आए हैं और काफ़ी लायक फायक हैं। मुझे तो यही टेंशन लग रही है कि अगर उन्होंने हमसे ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो हमारे घर वालों ने हमारा दाखिला ममनू कर देना है। अशान ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स की आमद थी और सीनियर्स अपने जूनियर्स की दिरगत बनाने में मसरूफ़ थे। जबकि उन दोनों को अशान ने सख्ती से मना किया था कि वो किसी भी स्टूडेंट की दिरगत नहीं बनाएंगे, जिस पर वो तीनों से शदीद नाला थे। उनमें से एक अशान ही था, जो नहायत अखलाक व खसाइल का मालिक था, वरना बाकी इन तीनों के पास से तो तहजीब छू कर भी नहीं गुजरी थी। शायद इन तीनों से ज़्यादा ज़िंदगी को तलख उसी ने पाया था। आहा, क्या पता कोई हसीन लड़की मुझसे भी टकरा जाए। शाहवीर ने खबासत से आंख दबाई। आ गई तेरी हसीना, राहिल ने फाइका को देखकर ऊंचे से कहा, जो उनकी तरफ ही आ रही थी और उसकी नज़रें शाहवीर पर थी। हाय एवरीबॉडी। वो शाहवीर के साथ हाथ मिलाती बाकी सबको दूर से ही हाय बोलती है, और उसके इस किस्म के अंदाज पर सभी हस्बे ममूल जलकर कोयला बन गए। हाय मेरी सड़ी। सागर ने लुकमा दिया तो शाहवीर ज़ोर से हंसा और फाइका के मुंह फैलाकर अपनी तरफ देखने पर जल्दी से मुंह पर उंगली रखे मसनूई संजीदा हुआ।
जस्ट शट अप, तुमसे तो मैं बात ही नहीं करती। उसने बालों को झटकते हुए नाक मुंह फुलाए सागर को झाड़ पिलाई तो वह सर खम करता मुस्कुरा गया। तुझे हम याद भी ना रखें, बस तेरे जाने की देर है। राहील ने कमर हिलाकर उसका जवाब गाने की सूरत में दिया तो वह मजीद आग बगोला हुई और अपना सुर्ख चेहरा शाहवीर की तरफ किया। तुमने सबके सब दोस्त गली के गुंडे बनाए हुए हैं, अब हम तब मिलेंगे जब तुम अकेले होगे। उंगली उठाती उसे बावर करवाती वहां से निकल गई। जब तुम्हें बालों को झटका देना नहीं भूली थी। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम अकेले हो गए। हूँ चिबड़ी कहीं की। सागर ने फायका की अच्छी भली नकल उतारी तो सभी हंस पड़े। उन तीनों को फायका हरगिज़ पसंद नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ शाहवीर की वजह से उसको मिल लेते थे, वो भी लड़ाई झगड़ा है ना यकीनी था। अम्मी मेरा सैंडल किधर है? ओह मिल गया। अब ये बैग कहाँ रख दिया मैंने? एक तो इस घर में जहाँ चीज़ रखने कसम है जो दोबारा वहाँ से मिल जाए। काश मैं इस घर की अकलौती चश्मा चिराग होती तो कहीं ना कहीं चिराग जरूर जलता और इस घर की गुमशुदा चीज़ें बखूबी नज़रों के सामने आ जाती। मगर नहीं, मेरे वालिदैन को मनसूबाबंदी की अलवे से भी वाकफियत नहीं थी। यही वजह कि हम 8 बहन भाई हैं। अब मुझे क्या पता किस बला की चीज़ कहाँ रखी है। वो सुबह से सबको तिगनी का नाच नचाए हुए थी। कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी तो कभी किसी चीज़ के ने नाक में दम किया हुआ था। एक तो मुझे अम्मी की समझ नहीं आती, सुबह से नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हुई पड़ी हैं। मुजाल हो कि मुझे एक भी पराठा नसीब हुआ हो। बंदा पूछे ये स्कूल की आवाम बाद में भी खा सकती है? ये 2 कदम के फासले पर इनका स्कूल है। मुझे इतनी दूर कॉलेज जाना है, ऊपर से माइग्रेशन वालों को जलील भी किया जाता तो सबसे पहले मुझे देना चाहिए था। मगर नहीं, मेरी वालदा को अपनी होनहार बेटी बड़ी बेटी का कुछ ख्याल हो तो ना। वो नॉन स्टॉप बोलती बालों का घोंसला काबू करने की कोशिश करने लगी। उसके बाल कमर तक थे मगर उनकी सबसे बुरी खसूसियत यही थी कि वो खतरनाक हद तक घुंघराले थे। ऊपर से उसकी आंखों पर बड़े बड़े गोल शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था जिसकी बना पर वो बकौल अपनी माँ के चुड़ैल लगती थी। महक तेरा बेड़ा गर्क हो, पूरा घर सर पे उठा लिया है तूने। मैं तुझे बता रही, बस कुछ ही मिनट है मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ने में, फिर तेरा जो हाल होगा वो पूरी बिल्डिंग वाले देखेंगे। वो पराठा प्लेट में रखे उसके सामने रखती हैं। मैं अम्मी मजाक ना करें, मैं पहले ही बड़ी टेंशन में हूँ। वो मौका मुश्किल संजीदा बनाती है जबकि सादिया उसको यूं देखती हैं जैसे कह रही हूँ बेटी मैं मजाक हरगिज नहीं बल्कि छतरौल करने के मूड में ज़रूर हूँ। अल्लाह बख्शे तेरे बाप को, खुद तो कब्र में बैठा है, इस मुसीबत को मेरे गले में डाल गया। अच्छा भला तेरा रिश्ता आया था, सोचा था कि जल्द तेरे हाथ पीले कर दूंगी, लेकिन तेरी कम अकली ने वो भी हाथ से गंवा दिया। वो पहले हसरत और फिर गुस्से से बोली, अम्मा मुझे कोई हाथ पीले नहीं नीले पीले नहीं करवाने। वो झंझलाई, आहो जैसे तेरी करतूतें हैं ना, किसी दिन तूने हाथ पैर नीले पीले नहीं मुझसे नीले ज़रूर करवा लेने हैं। वो नाक मुँह फैलाती पेशगोई करती हैं जिस पर महक मुंह खोलकर उनकी जानब देखती है। अम्मी मैं कौन सा किसी का लड़का भगा कर ले जा रही हूँ जो करतूतों की बात कर रही हैं। वो हाथ में जाती है। अरे चल तुझसे क्या बैद। वो हाथ उठाकर उसे रफा दफा करती हैं। अम्मी मेरी टोपी कहाँ है? छोटी निमरा मुंह बनाकर अपना बाजा बजाती है और सादिया सर पकड़ कर रह गई। तेरा बाप कब्र में लेकर बैठा है, मुझसे क्या पूछती हो? मिलाकर तंग होकर हाथ नचाया। इस घर में एक मिनट भी ऐसा नहीं होता था जिसमें खामोशी हो। हर वक्त किसी न किसी का शोर बुलंद रहता था। फारूक मुनव्वर के 8 बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि वो मिडिल क्लास हों, उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। पोश एरिया में कदरे बड़ा बंगला टाइप घर, जबकि किराए पर दी गई 8-10 दुकानें उनको अच्छा खासा मुनाफा देती थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी बीवी अनपढ़ और झगड़ालू होने की बिना पर सारे घर वालों को अपने जैसा बना चुकी थी। उनकी फैमिली को देखकर लगता था कि वो किसी देहात में रहते हों। हर बंदा किसी न किसी से लड़ता हुआ नजर आता। 2 साल पहले फारूक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई तो उसका बड़ा बेटा जुबैर जो मैट्रिक फेल था घर का निज़ाम संभालने लगा। जुबैर से छोटी महक थी जो कि BS के 6ठे सेमेस्टर में हुई थी। उसको पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, अलबत्ता सिर्फ डिग्री के हद तक। अखलाकी तौर पर पढ़ाई ने कोई असर नहीं दिखाया था क्योंकि वो हूबहू अपनी माँ की कार्बन कापी थी। उसे छोटी 2 जुड़वा बहनें माया नाया थीं जो मैट्रिक में आला कारकर्दगी सरंजाम दे रही थीं, मगर उनका एक ही काम होता था, एक दूसरे के बालों का हशर बिगाड़ना। ऐसा कोई वक्त नहीं होता था जब वो लड़ाई से बाज आ जाएं। उनकी आज तक किसी दूसरे बंदे से लड़ाई नहीं हुई क्योंकि उनको आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। उनसे छोटा बिलाल जो कि 8वीं में ही 2 साल लगा चुका था और अपने बाप जैसा सड़ियल मिजाज का था, उसके ख्याल में ज़बान से ज़्यादा मुंह को भगाकर तल्लुकात को बिगड़ने से रोका जा सकता है।
उससे छोटे 2 नमूने अहद फहद जो कि फिर जुड़वा थे, और उनकी पैदाइश पर सब ने कानों को हाथ लगा लिए थे कि ऊपर तले जुड़वा ही आते जा रहे थे। अलबत्ता उन बेचारों की शक्ल एक साथ मिलने के साथ उनकी करतूतें भी एक जैसी थीं। उनके ख्याल में हर बंदे को धोखा दिया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा वो अपने बड़े भाई को देते थे ताकि उससे पैसा बटोरा जा सके। उनको देखकर सादिया एक ही लफ्ज़ कहती, बड़ी मनहूस खड़ी थी जब ये 2 नमूने पैदा हुए, और इन सब उन पर बिगड़ जाते। उनसे छोटा एक बेटा जमील जो कि एबनॉर्मल था, सारा दिन व्हील चेयर पर बैठा सादिया का ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखता। उसकी सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन बोलने की कोशिश करता रहता था। उसके तरह तरह के अल्फाज समझने के लिए सादिया हलकान हो जाती। यही वजह थी कि घर में सबसे ज़्यादा मार उसी से ही पड़ती थी। बहरहाल उनका घराना किसी जंजाल बुरे से कम नहीं था। इर्द गिर्द के बिल्डिंग वालों की नज़र में वो पेंडू लोग मशहूर थे, मगर उनकी अपनी एक बेफिक्री की ज़िंदगी थी जिसमें वो खुश थे। उनके लिए अपनी खुशी दूसरों की खुशी और सुकून से बढ़कर थी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि औरत की तालीम का असर नस्लों तक जाता है। उनकी माँ की तालीम उन पर असरअंदाज क्यों ना होती, वो एक अनपढ़ औरत की होने के साथ तरबियत याफ्ता भी हरगिज़ ना थी। उसने अपनी औलाद को भी अपने जैसा ही बना लिया था, और शायद इस किस्म की तरबियत नस्लों तक ही जानी थी। सुबह की सफेदी हर सू अपने पर फैलाए हुए मतीन पैलेस में अपनी किरणें बखेर रही थी। हर तरफ चहचहाहट और सुकून भरा माहौल महवे गर्दिश था। उसकी एक ख़ास वजह दादी साहबा की सख्त तरीन तरबियत थी। वो सबको अवाइल सुबह उठाकर नमाज कुरान और सुबह की सैर की तलकीन करती थीं, और उनके हुक्म से अनहराफ करने की जरूरत किसी में नहीं थी। दादी जान वो उन दोनों को सवारा पढ़ा रही थी कि फ़ाइज़ सर उठाता उनको मुखातिब करता है, बोलो दादी की जान। वो पुरनूर चेहरा उसी 80 साल की उम्र होने के बावजूद पुररौनक था। उम्र के लिहाज से वजूद हरगज़ नहीफ नहीं था। वो हमेशा की तरह चाकोचबंद और जवान थी। उनकी सेहत देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता था कि वो एक भरपूर जवान पोते की दादी हैं। आप हमें सपारा पढ़ाती हैं, लेकिन शाहू भाई को क्यों नहीं पढ़ाती? वो भी तो मुसलमान है ना। 8 साला मासूम बच्चा नोटिस करता मुंह बनाकर बोला, क्योंकि उसको नींद बेहद अजीज थी और उसकी दादी उसको रोज़ सुबह सुबह उठा लेती थी। ना मेरे बच्चे, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। जब तुम्हारे जितना था ना तो वो भी यही पढ़ता था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई मुश्किल हो गई है तो रात के तक पढ़ता रहता। ऐसा नहीं कि वो कुरान नहीं खोलता, वो जब वक्त मिलता है पढ़ता है। लेकिन तुम दोनों अभी छोटे हो, फिर तुम्हारा तो अभी कुरान भी ख़त्म नहीं हुआ। हिना ने तो माशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर लिया था। तुम भी जब कराने मन के जितने होगे तो खुद ही पढ़ा करोगे। अभी तुम दोनों को पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। वो प्यार से समझाती उसके सपारे को बंद करने लगी, क्योंकि वह सबक सुना चुका था। हिना तो कुछ देर पहले ही सबक सुनाकर फारग हो चुकी थी। आपको क्या पता कि वो रात गए तक पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं। वो मुंह को वैसा ही टेढ़ा रखता है, और अपने करारे मन शाहवीर के लिए दादी साहबा एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकती थी, इसलिए नहायत ख़तरनाक घूरी से नमाज से उठकर सपारा शेल्फ में रख देती हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी उम्र देखो और ज़बान देखो, ये काम तुम्हारे ही हैं पढ़ाई से जान छुड़ाने वाले। वो उसको सनाती अंदर जाने लगी ताकि तमाम घर वालों को बाहर लॉन में जाकर सैर करने की दावत दे सकें। उनके घर में यही असूल था कि नमाज कुरान अपने अपने कमरे में पढ़ लिए जाएँ, लेकिन सुबह की सैर सब मिलकर खुशखबरियाँ लगाते हुए करेंगे। तमाम घर वाले दादी साहबा के बुलावे पर लॉन में आ जाते और सब वॉक करते। सुबह के साथ साथ मूड भी खुशगवार हो जाता, क्योंकि इंसान अपनों की कंपनी बेहद एंजॉय करता है। उनके ख्याल में इस इलेक्ट्रॉनिक भरी बिजी रूटीन में सुबह के वक्त तो कम अज़ कम सबको एक साथ मिलकर अपनी अपनी शक्लें दिखानी चाहिए। और शायद किसी ने सच ही कहा है कि किसी घर की सारी रौनक वहाँ के बुजुर्ग होते हैं, जिनके दम से ख़ानदान के ख़ानदान जुड़े होते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लास्ट में पूरा देखें।